हेलो। सबसे पहले मैं सच में रियली रियली सॉरी हूँ इतने दिनों से वीडियो अपलोड ना करने के लिए, क्योंकि मेरे घर में कुछ काम चल रहा था। लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन मैं वीडियो अपलोड करूं। और थैंक यू सो मच मुझे अब तक सपोर्ट करते रहने के लिए। और ये मैंने नया मानवा शुरू किया है क्योंकि मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। उम्मीद है कि आप सभी को भी ये पसंद आएगी। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जंगल से लौटते हुए एक लड़के से, नाम है जोंग। वो सीधा घर आता है और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें सूनी पड़ जाती हैं। उसका ग्रैंडपा, उसका इकलौता परिवार दो टुकड़ों में बंटा पड़ा है, बुरी तरह से काटा गया था, मर्डर किया गया। मगर जोंग के चेहरे पर न तो आंसू थे और न ही कोई दुख। वही तो था मेरा इकलौता फैमिली, पर मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। क्या मैं इतना बर्बाद इंसान हूं? वो खुद से ये सवाल पूछता है। सीन कट होता है थोड़ा सा पीछे, जब जोंग जंगल से एक रेयर स्पिरिट कनेक्शन हर्ब लेकर घर आता है। तू वापस आ गया, शाबाश बेटा, ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए बोलता है। जोंग भी मुस्कुराते हुए बोलता है, आपने जो बोला था ना, ईस्टर्न हिस्से में देखना, वहीं से मिला। और सुनिए, जहां से हर्ब मिला वहीं एक फॉक्स डेन भी था। माँ फॉक्स नहीं थी, बस उसके बच्चे थे। ये सुनते ही ग्रैंडपा चौकन्ना हो जाता है। तो तूने उन बच्चों को मार दिया? जोंग तुरंत बोलता है, क्यों मारता? माँ फॉक्स जब लौटेगी और उसे अपने बच्चों की लाश दिखेगी, कैसा लगेगा उसे? ग्रैंडपा के चेहरे पर राहत झलकती है। चल ये रख दे, फिर साथ में डिनर करते हैं। फिर वो अचानक सीरियस हो जाता है। एक बात का वादा करेगा मुझसे? क्या वादा? जोंग पूछता है। जो असली तू है, जो अंदर तू छुपाए बैठा है, कभी किसी को मत दिखाना। लेकिन अब जब ग्रैंडपा की लाश उसके सामने थी, वो वादा जोंग को बोझ लग रहा था। उसी पल उसने तय कर लिया, अब उस असली जोंग को दुनिया देखेगी, बिना किसी रोक टोक के। वो सीधा सिक्कल उठाता है। सॉरी ग्रैंडपा, पर अब मैं वो वादा नहीं निभा सकता। अब जोंगयांग कंट्री में गाड़ी की लकड़ी की पट्टियों की आवाज गूंज रही थी। कैरेज में कैदियों के हाथ पैर बंधे हुए थे। पूरा गांव इकट्ठा हुआ था उन्हें देखने। उनका मूड डार्क था, जैसे किसी भयानक चीज के इंतजार में हो। मर जा साले, किसी ने भीड़ से चिल्लाया। एक सरकारी अफसर दूसरी मंजिल से ये सब देख रहा था। वो चुपचाप एक कैरेज की ओर देखता है जिसमें बाकी सब कैदी एक साथ हैं, पर एक कैदी अकेला बंद है। उसका सीना और पेट खून से सना हुआ है। कितना छोटा है, मेरे बेटे की उम्र जितना होगा शायद, वो आदमी धीरे से बोलता है, चाय की चुस्की लेते हुए। दूसरा आदमी बोलता है, उम्र देखकर धोखा मत खाइए, सबसे बड़ा शैतान वही है, बोलते हैं ना, साइथ किलर डेमन। इसीलिए तो उसे अकेली कैरेज दी गई है, पहला आदमी सिर हिलाते हुए बोलता है। इतने में धप, एक पत्थर उड़कर उस लड़के के सिर पर लगता है। भीड़ हल्ला मचा देती है, लेकिन कैदी, कोई रिएक्शन नहीं, ना आवाज ना दर्द। क्या ये दर्द महसूस नहीं करता? लोग हैरान थे। जब खून उसके बालों से होकर बहता है, वो धीरे से सिर ऊपर करता है और पूरा चेहरा सामने आ जाता है। इतना खूबसूरत चेहरा, लड़की समझ लो कोई। लोग हैरान रह जाते हैं। सरकारी अफसर तक कुर्सी से उठ खड़ा होता है। अब मुझे तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी। क्या? अरे आपने ही बुलाया था, दूसरा आदमी चिल्लाता है। लेकिन अफसर चलता बनता है। जाते जाते वो उस लड़के को घूरता है और सोचता है, मिल गया, परफेक्ट कैंडिडेट। अब जोंगयांग कंट्री इनर कैसल गोल्डन जेड हॉल में अंदर सारे कैदी गहरी नींद में थे, मगर एक जोंग बस दीवार को घूर रहा था। मैंने गलती की, वो हरामी। उसके दिमाग में अपने ग्रैंडपा का कातिल घूम रहा था। वो कौन था और मैं कैसे उसे नहीं पहचान पाया? मैंने बहुत कोशिश की उसे मारने की, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाया। वो राक्षस है। फिर से भी लड़ूं तो भी मैं हारूंगा। मैं जानता हूं मैं उसे नहीं हरा सकता। उसकी चेतना धुंधली होने लगती है, जैसे मौत आने वाली हो। एक अनजान लड़का जिसने मेरी दुनिया हिला दी। लेकिन अगली बार जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो फिर उसी अंधेरी जेल में होता है। जिंदा तो था, पर बदला नहीं ले सका। वहीं से उसे पहली बार मार्शल आर्ट्स का पता चलता है। अगर मैं मार्शल आर्ट्स सीखूं तो शायद उस राक्षस को हरा सकूं। पर क्या अब भी मेरे पास चांस है? सोच ही रहा था, तभी उसके पैरों के पास धुंध फैलती है। स्मोक? आग है क्या? वो सोचता है, फिर बोलता है, नहीं, ये कोई और खुशबू है। वो बचपन से हर्ब्स जानता है। जैसे ही हवा में खुशबू आई, पहचान गया। लिजार्ड स्टेल, पर्पल पार्सनिप, वेलेरियन रूट एंड बर्थ रूट। ये तो स्लीपिंग इंसेंस है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। और तभी एक परछाई सीधी उसकी सेल की तरफ बढ़ती है। तभी एक आदमी आता है और उसके पैरों की बेड़ियां खोल देता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा उसे ले जाने वाला होता है, जोंग अचानक अपनी आंखें खोलता है और उसी शॉक का फायदा उठाकर एक जोरदार किक मारता है। फिर पागलों की तरह जेल से बाहर भागने लगता है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन ये मेरा मौका है। और शायद मैं इसलिए होश में रह पाया क्योंकि इन लोगों ने जो हर्ब्स मिलाए थे वो पूरी तरह से घटिया तरीके से मिक्स किए थे। लेकिन अगले ही सेकंड एक तेज झटका पूरे शरीर में दौड़ जाता है, एक तेज सुन्नपन। सामने खड़ा आदमी कुछ उंगलियों से पॉइंट करता है और बोलता है, तेरे प्रेशर पॉइंट्स पे वॉर किया है मैंने, अब तू हिल भी नहीं पाएगा। और फिर जोंग को फिर से जोर से खींचकर उसी कोठरी में फेंक दिया जाता है। जोंग के मन में एक शक उठता है, क्या ये वही मार्शल आर्टिस्ट है जिसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा था? लेकिन जब उस नए आदमी का चेहरा देखता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, चेहरा तो मिलता जुलता है, लेकिन उस हरामी की बाईं आंख पर बहुत सारे घाव थे। और तभी एक बंदा धीरे धीरे चलता हुआ सामने आता है, सर पे बांस की टोपी, चाल में ठहराव। गार्ड काम क्या यही है? गार्ड कुछ बोलने ही वाला था कि टोपी वाला बंदा बीच में टोक देता है,
मैंने कहा ना यही है, इसका चेहरा दिखा और हाँ, एक चेयर भी लेकर आ। जॉन्ग जो उस समय एक्यूपंक्चर से पूरी तरह जड़ा पड़ा है, सब कुछ चुपचाप देखता है। गार्ड काम उसकी बालों को पकड़कर जोर से खींचता है और जबरदस्ती उसे बिठा देता है। तुम सही कह रहे थे, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। और जैसे ही उस टोपी वाले बंदे ने अपनी टोपी उठाई, जॉन्ग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका चेहरा बिल्कुल उसका कॉपी था। ऐसी सिचुएशन में कोई मेरी शक्ल का बंदा आ जाए, इससे ज्यादा फेटफुल क्या हो सकता है? वो खुद भी हैरान था, जैसे कोई जुड़वा भाई हो। मैंने सुना है कि तू डेथ रो पर है, 2 दिन में तेरी खाल खींची जाएगी। जॉन्ग कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर बोलता है, हाँ ये सच है। तब यंग मास्टर बोलता है, किस्मत भी बड़ी कमाल चीज है, चेहरा सेम लेकिन एक है यंग मास्टर और दूसरा मौत की कतार में खड़ा कैदी। जॉन्ग उसकी आंखों में देखता है, इस बात को समझ नहीं पाता कि वो कहना क्या चाहता है। तब यंग मास्टर बोलता है, लेकिन मैं तुझे एक मौका देने वाला हूँ, एक बहुत ही रेयर चांस। मोक ग्योंगवून नाम है मेरा। तुझे मौका मिलेगा ग्रेट मोक स्वॉर्ड मैनर के 3rd यंग मास्टर बनने का, मेरा डुप्लीकेट। ये सुनते ही जॉन्ग के मन में उम्मीद की एक हल्की सी चमक उठती है। एक मौका, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस विला में बैठकर अच्छे खाने और हसीनाओं का मजा लेना है। और जब सब खत्म हो जाएगा, तो तुझे इतनी दौलत दी जाएगी कि तू दुनिया में कहीं भी आजाद घूम सकता है। अगर तुझे करना है तो ये गोली खा ले। गार्ड काम एक पिल निकाल कर दिखाता है। जॉन्ग पूछता है, क्या ये जहर है? काम बोलता है, तू सोचता है कि हम तुझ पे ऐसे ही भरोसा कर लेंगे? अगर तू काम पूरा कर लेता है तो मैं तुझे इसका एंटीडोट दूंगा। तो क्या बोलता है? गोली को अपने मुंह के पास आते देख जॉन्ग समझ गया यही उसका मौका है। और बिना कोई हिचकिचाहट गोली निकल जाता है। मोक ग्योंगवून की आंखों में एक शातिर सी मुस्कान तैर जाती है। समझदारी का काम किया तूने। गार्ड काम को हुक्म मिलता है, इसकी एक्यूपॉइंट्स खोल दो और हथकड़ियां भी। काम वैसा ही करता है और जॉन्ग अब एक आजाद इंसान की तरह खड़ा है, कम से कम दिखने में। पर किसी को क्या पता, ये फैसला उसी की मौत लेकर आने वाला है। गार्ड काम धीरे से बोलता है, मैं रास्ता दिखाऊंगा, तू पीछे चल। यंग मास्टर, आप उसके पीछे। अब सबको लग रहा होता है कि जॉन्ग भाग नहीं पाएगा, जहर खा चुका है, मार्शल आर्ट नहीं जानता है, तो क्या ही कर लेगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है और गार्ड काम मुड़ता है, तभी एक ऐसा सीन होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जोंग फुर्ती से आगे बढ़ता है और मोक ग्योंगबुन की गर्दन एक झटके में 180 डिग्री घुमा देता है। गार्ड काम की आंखें फटी रह जाती हैं। सामने उसका यंग मास्टर जमीन पे गिरा पड़ा है, गर्दन उलटी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि गार्ड का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। जोंग उसकी तरफ देखता है और बड़े ठंडे अंदाज में बोलता है, अब क्या बोलेगा गार्ड काम, तेरा नकली मालिक मर गया। अब सीन शिफ्ट होता है जॉन्ग के अरेस्ट होने से पहले की रात का, जहां बाहर से एक चीख सुनाई देती है, भागो, बचाओ। जॉन्ग एक आदमी का कटा हुआ सिर उठाए घूम रहा होता है। मजा आ रहा है, वो मन ही मन सोचता है। जिस किसी पर शक था कि वो मेरे ग्रैंडपा की मौत में शामिल हो सकता है, मैंने उसे मार डाला। और जब मैंने इतने लोगों को मार डाला, मुझे जो फीलिंग आई वो थी प्योर जॉय। उसे अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है, कभी भी अपनी असली फितरत किसी को मत दिखाना। मेरी असली फितरत, जब मैं इन लोगों को मार रहा था मेरा चेहरा कैसा था, क्या मैं हंस रहा था? तभी कोई चिल्लाता है, स्लॉटरिंग साइक डेमन। और जोंग धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ता है। क्या मेरी फितरत वाकई में बुरी है? मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो बस मारना है। और वो हंसता है, अपनी साइट उठाता है। लेकिन तभी किसी ने उसे एक जोरदार किक मारी। धड़ाम से जमीन पे गिरता है, शरीर में जबरदस्त झटका। और खांसते हुए उठता है, क्योंकि अब सीन में कोई नया आ चुका है जिसकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया है। जोंग एकदम हैरानी से सामने खड़े आदमी को देखता है और बोलता है, तू जिंदा है? डैम, दैट्स इंप्रेसिव। लेकिन अंदर ही अंदर जोंग का दिमाग बोल रहा होता है, ये कमीना, ये खतरनाक है। और तभी उसको एक फील आता है, वो फील नहीं, इंस्टिंक्ट, जो सीधा बोलता है, ये वही है जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। इतना भारी प्रेजेंस था उस आदमी में कि जोंग हिल तक नहीं पा रहा था। फिर सामने से वो बंदा बोलता है, लगता है तुझे मार्शल आर्ट्स का ए भी नहीं आता। और तब तक कुछ समझ आता उससे पहले ही वो आदमी 1 सेकंड में उसके सामने प्रकट हो जाता है और जोंग का गला दबोच लेता है। जोंग का दिमाग फुल पैनिक मोड में, और ये काफी तेज है, अभी तो दूर खड़ा था, एक झटके में सामने आ गया। क्या ये आदमी भी है? जोंग पूरी जान से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वो बंदा थोड़ा चकित होते हुए बोलता है, इंटरेस्टिंग। मैं सोच रहा था कौन हमारा पीछा कर रहा है, और ये तो कोई बच्चा निकला, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग वाला। और अगले ही पल छपैक, उसने अपनी तलवार सीधा जोंग के सीने के पार कर दी। जोंग खांसते हुए खून उगलता है, लेकिन वो आदमी वहां नहीं रुकता। तलवार खींचता है और फिर से गुस्सा देता है। एक ऐसा बच्चा जो मेरी अल्टीमेट अटैक के बाद भी जिंदा है, बिना किसी मार्शल आर्ट्स के। अब तू मरेगा, तुझे लोगों को मारने का शौक था ना? अब खुद की लाइफ छोटी कर ली, चुपचाप जी लेता तो जिंदा रहता। जॉन्ग की सोच में डूबा हुआ डायलॉग आता है, बस इतनी जल्दी हार गया मैं? इतने सालों बाद ग्रैंडपा का कातिल मिला और अब मैं मरने वाला हूँ। धीरे धीरे उसकी चेतना ढलती जाती है। मुझे अभी नहीं मरना है, लेकिन मैं अब मरने वाला हूँ। अगर मुझे एक और चांस मिलता तो शायद मैं। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पे जब उसने मोक ग्योंगउन की लाश देखी, तब सब कुछ बदल जाता है। जॉन्ग के होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान आती है। अब क्या करोगे गार्ड काम, नकली असली से पहले मर गया।
गार्ड कैम होश में आते ही जोंग को पकड़ के दीवार से दे मारता है। साले पागल, तूने यंग मास्टर को मार डाला, मरना है क्या? लेकिन जोंग की स्माइल और भी खतरनाक हो जाती है। उसे पता है डबल हमेशा असली के बदले मरता है। अगर वो उनके साथ जाता तो मरा ही समझो। गार्ड काम की भौहें सिकुड़ती हैं। जोंग का गला पकड़ा हुआ है, लेकिन जोंग तो जैसे मजे से बात कर रहा है। क्या तूने ये सोचा था कि शायद मैं तुझे ही मार दूं? एक्चुअली तू मुझे मारना ही नहीं चाहता, वरना अब तक कर चुका होता। गार्ड काम का खून खौल जाता है और गुस्से में उसे जमीन पे पटक देता है। तलवार उठाता है सीधा मारने को। तू क्या सोचता है मैं तुझे नहीं मारूंगा? पर जोंग पूरी तरह शांत रहता है। क्या ये जरूरी है? क्यों नहीं है? गार्ड चीखता है। जोंग फिर से कामली बोलता है, मैंने तेरे जहर वाली दवा ले ली है, अब मैं तेरे बिना जिंदा रह नहीं सकता। इसका मतलब है मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। इसलिए ये तेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मॉक्सफोर्ड मैनर का थर्ड यंग मास्टर अब तेरा लॉयल डॉग है। गार्ड काम गुस्से से बड़बड़ाता है, तो तू कह रहा है कि मैं यंग मास्टर से गद्दारी करूं और तुझे अपनी कठपुतली बना लूं? जोंग फिर मुस्कुरा देता है और गार्ड काम के अंदर डगमगाहट आ जाती है। थोड़ा सोचता है, फिर तलवार जमीन में इतनी जोर से घुसाता है कि जोंग के सिर से बाल भर दूर बचती है। अब से तू ही असली मोक ग्योंगुन है। और यहीं से शुरू होती है जोंग की रिवेंज की कहानी। थोड़े टाइम बाद मॉक्सफोर्ड मैनर के अंदर गार्ड कैम उसको एक आखिरी चेतावनी देता है। अपने रूम में बिना इजाजत बाहर निकला तो समझ तू गया। जोंग ठंडी मुस्कान के साथ, तो ये भी कोई डबल होने से अलग हुआ क्या? काम आंखें तरेड़ता है। जब तूने पपेट बनने का फैसला लिया है तो सवाल पूछने का हक खो दिया है। पकड़ा गया तो जहर की दवा नहीं मिलेगी। और फिर गार्ड कम पास आता है, अगर तूने कोई चाल चली तो वहीं काट दूंगा। जोंग मुस्कुराता है, ऑलराइट। कम एक एंटीडोट की शीशी हवा में उछालता है। हर 24 घंटे में एक लेनी होगी, वरना तू जहर से मरेगा। जोंग शाम को दवा खा लेता है और खिड़की की ओर देखकर सोचता है, शायद ये सब ग्रैंडपा का किया धरा है ताकि मैं जल्दी न मरूं। डोंट वरी ग्रैंडपा, जब तक बदला ना ले लूं मैं मरने वाला नहीं हूं। दुश्मन ने तो सोचा होगा कि जोंग मर गया, लेकिन अब वो मोक ग्योंगुन बन के मैनर में रहेगा, मार्शल आर्ट्स सीखेगा और बदला लेगा। जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा, उसे मैं भी वैसे ही मारूंगा जैसे उसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। और ये सोचकर उसके चेहरे पे वही खतरनाक मुस्कान लौट आती है। अगली सुबह जोंग अपने रूम में बैठा नाश्ता कर रहा होता है। मिरेकल ही था कि मैं बच गया और अब मुझे मार्शल आर्ट्स सीखने का मौका भी मिल गया। वो दरवाजे की ओर देखता है। गार्ड कैम ने उसको नजर में रखने के लिए अपना डिसाइपल गोचांग भेजा था। जब गोचांग को पता चला कि जोंग ने मोक ग्योंगवून को मार डाला, तो उसका जबड़ा लटक गया। लेकिन सीनियर ब्रदर का ऑन ऑर्डर था और उसे प्लान के साथ चलना ही था। उधर गार्ड कैम को भी अब सरदर्द होने लगा था। चलो कुछ और सोचते हैं, इसे फेंक कर किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। ये सुनकर गोचांग पूछता है, तूने तो कहा था तूने उसे जहर खिला दिया है। तो कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां प्लान और पावर का गेम शुरू होने वाला है। गार्ड कैम बोलता है उसके लिए हमारे खिलाफ जाना इतना आसान नहीं होगा। और वैसे भी हमने तीसरे यंग मास्टर को इसलिए चुना क्योंकि, पर उससे पहले ही कैम उसे काट देता है। वो नहीं है, वो ऐसा बंदा नहीं है जो किसी की बात माने। अब ये बात खाली वार्निंग नहीं थी। जिस जोंग की बात हो रही है वो कोई मामूली कैदी नहीं था। बंदा मोक जंगवॉन को जान से मार चुका था और फिर उसकी जगह लेने की बात भी ठोक दी थी। गार्ड काम बोलता है ऐसे आदमी को एक दिन भी ज्यादा रखना खतरे से खाली नहीं है। डेंजरस है वो। उसके साथ जुड़ने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। काम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता चला जाता है और गोचान बस खामोशी से खड़ा रह जाता है। लेकिन गोचान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगने लगता है काम डरपोक हो रहा है। अरे एक ऐसा लड़का जिसे मार्शल आर्ट्स नहीं आती, उसमें डरने वाली क्या बात है? उधर जोंग भी अपने दिमाग में सब कुछ दोबारा रिवाइज कर रहा होता है। काम ने उसे असली वजह कभी बताई ही नहीं कि उन्हें एक डुप्लीकेट की जरूरत क्यों पड़ी। और वो ग्रेट मॉक्सफोर्ड मैनर भी कोई ऐसी जगह नहीं लग रही थी जहां डबल की जरूरत हो। मतलब साफ था कोई गड़बड़ थी। जोंग सोचता है शायद काम पहले ही किसी नए मास्टर की तलाश में लग चुका है। इन चंद दिनों में जोंग ने गार्ड काम के मन की चालें लगभग भांप ली थीं। और तभी गोचन जो कमरे की चौकीदारी कर रहा था नींद में झूलने लगता है। जोंग उठता है, दरवाजा खोलता है और सीधे बोलता है, थोड़ी हवा खाने का मन है, साथ चले क्या? वैसे भी तुझसे एक सवाल पूछना है। गोचन अलर्ट हो जाता है, मरना नहीं है तो चुपचाप कमरे में वापस जा। जोंग हंसता है, तू ना बताएगा तो कौन जानेगा कि हम बाहर गए थे। अब ये खुली चुनौती थी और गोचन भड़क जाता है। जोंग को पकड़ के दीवार से टिका देता है। अपनी औकात भूल गया क्या? मुझसे पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जोंग बिल्कुल शांत और बोलता है, तू गार्ड काम से तो काफी कमजोर लग रहा है। और अगले ही सेकंड जोंग ने वही मूव रिपीट किया जो उसने गार्ड कैम से सीखा था। एक जोरदार फेंक और गोचन जमीन पर। जोंग उसके एक्यूपॉइंट्स दबा देता है। गोचन हैरान, मेरा शरीर हिल क्यों नहीं रहा? क्या इसने मेरी प्रेशर पॉइंट सील कर दी? उसे लगने लगता है कि जोंग मार्शल आर्ट्स जानता है। और तब जोंग एक बार फिर कुछ पॉइंट्स प्रेस करता है और अब गोचान पूरी तरह लॉक हो जाता है। अब तो गोचान की हालत पतली। सोचता है इसने सिर्फ देखकर काम की मूव सीखी, ये तो राक्षस है। अब बचने का एक ही तरीका बचा, जहर की धमकी। गोचन चीखता है, तेरे खून से सब जगह से खून निकलने लगेगा, तड़प तड़प के मरेगा तू। लेकिन जोंग बस अपनी उंगली काटता है और अपना खून गोचन के मुंह में डाल देता है।
गोचन डर के मारे लौटने लगता है, जहर थूकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जोंग बोलता है, बचपन से अपने ग्रैंडपा के साथ जंगल में जड़ी बूटियां चुनता आया हूँ। हर तरह का जहर चखा है मैंने। अब तो मेरे खून में भी जहर घुला है, इसलिए मुझे न्यूट्रलाइजर की जरूरत नहीं होती। फिर वही काम एटीट्यूड। मैंने कहा था ना तुझसे एक सवाल है, मॉक स्वॉर्ड मैनर के बारे में बता। और हाँ, याद रख, मेरे खून का जहर सिर्फ मैं ही न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। तो अगर जिंदा रहना चाहता है तो तू मेरी हेल्प करेगा। अब गो चान की रूह कांप जाती है, सोचता है ये तो इंसान नहीं, ये तो कोई दैत्य है। अब सीन शिफ्ट होता है मॉक्सफोर्ड मैनर के मेन हॉल में। पता चलता है मैनर का असली मालिक मॉक इंडन कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार पड़ा है। सारे डॉक्टर्स हार मान चुके हैं, बीमारी का कारण तक नहीं समझ आ रहा। और यही वजह है मैनर में शुरू हो रही है सत्ता की जंग। चारों बेटे अपने अपने तरीके से वारिस बनने की साजिश में लगे हैं। सबसे बड़ा बेटा मोक योंगहो, वायलेंट, औरतबाज, नालायक। दूसरा बेटा मोक यूनप्योंग, चालाक और मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। और मैनर की पहली बीवी लेडी सियोक चाहती है कि उसका ही बेटा वारिस बने। अब वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेडी सियोक गुस्से में डॉक्टर से पूछती है, क्या हाल है मैनर मास्टर का। डॉक्टर कुछ बोल नहीं पाता। दोबारा पूछती है, मैंने पूछा क्या हाल है। डॉक्टर सिर झुकाता है, माफ कीजिए, मैं इलाज नहीं ढूंढ पाया, ये बीमारी अजीब है। लेडी सियोक चुप हो जाती है, जैसा सोचा था। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, शामानिक आर्ट्स। बस कोई तांत्रिक ही इन राक्षसी बीमारियों से निपट सकता है। डॉक्टर गुस्से में आ जाता है, शामनिज्म सिर्फ अंधविश्वास है। आप पर लेडी सियोक बीच में काट देती है, तो क्या मैं चुप बैठूं और अपने पति को मरता देखूं। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाता। लेडी सियोक बोलती है, मैंने पहले ही एक शमन को बुला लिया है, अब तुम जा सकते हो। और फिर एक और ऑर्डर जारी होता है, अब कोई भी मैनर मास्टर के कमरे के पास नहीं जाएगा। अब उसका इलाज तांत्रिक ही करेगा। और ये सारी बातें गोचन जोंग को बताता था। तब जोंग बोलता है, हम बाहर जा रहे हैं। तब गोचन हैरान होकर बोलता है, हम कहाँ जा रहे हैं। तब जोंग बोलता है, मैनर मास्टर से मिलने। और फिर जाते जाते गोचान जोंग को थर्ड यंग मास्टर मॉक योंगवुन की पूरी प्लानिंग बताता है। तब पूरा गेम प्लान जोंग के सामने खुल जाता है। असल में जो मोक योंगवुन है ना, वो चाहता था कि उसका हमशक्ल सामने आए, भाई लोग आपस में भिड़ जाएं, एक दूसरे को मार डालें, और आखिर में वो खुद आराम से उभर कर आए। साफ साफ बोले तो विन बाय डिफॉल्ट प्लान। मतलब चाहे जो भी मरे, दुनिया को लगेगा कि दोनों भाई एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए थे, और अब कोई भी वारिस नहीं बचा। तो ऐसे में मोक योंगवुन बड़े ही आराम से मैनर का चार्ज ले लेगा। लेकिन भाई, जोंग की एंट्री इस पूरे प्लान की ऐसी वेरिएबल बनी कि पूरा खेल ही पलट गया। गोचान थोड़ा हैरान होकर पूछता है, लेकिन यंग मास्टर, आप मैनर मास्टर से मिलने क्यों जा रहे हो। जोंग एकदम ठंडी सांस लेते हुए जवाब देता है, जो मैनर मास्टर की जिंदगी और मौत है ना, वो कहीं ना कहीं मेरी जान से जुड़ी हुई है, इसलिए मिलना जरूरी है। और ये बोलते हुए जोंग उस प्लान वाले पेपर को फाड़ देता है। टुकड़े हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे पुरानी चालें अब राख बनने वाली हों। गोचन कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन अगर गार्ड काम को पता चल गया कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो जोंग उसकी बात काटता है एक ओमिनस स्माइल के साथ, तुम छुपाओगे ना उससे। थैंक्स गार्ड गोचान। सीन कट होता है, लेडी सियोक किसी का इंतजार कर रही होती है, और दूर से कोई आता दिखाई देता है। तो क्या अब मैं मैनर मास्टर से मिल सकती हूँ। ये शख्स है शामन म्योशिन, लेडी सियोक द्वारा हायर किया गया। लेडी सियोक बोलती है, मैंने सुना है कि शमन म्यो चमत्कारी है, इसलिए मैं एक बार तुम पर भरोसा करूंगा। शामन म्यो बोलता है, मेन बिल्डिंग के 30 स्पेस के अंदर कोई नहीं होना चाहिए, वरना बुरी किस्मत लगेगी। लेडी सियोक बोलती है, ऑलरेडी डन, सिर्फ एक गार्ड होगा एंट्री पर, बाकी सबको मैंने हटा दिया है। शामन बोलता है, आपको भी बाहर जाना होगा मैडम। लेडी सियोक फौरन याद दिलाती है, तुम भूले तो नहीं जो मैंने कहा था। शामन जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, मैनर मास्टर सील और सीक्रेट मैनुअल। ये सुनकर लेडी सियोक मुस्कुरा देती है, अगर वो चीजें मिली तो 300 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे तुरंत। जब तक मैं कुछ और ना कहूं, आप सभी चले जाइए। लेडी सियोक सर्वेंट्स को आदेश देती है और खुद भी मेन हॉल से निकलती है। लेकिन रास्ते में उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है, कोई मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है। चेहरे पर साफ नाराजगी झलकती है। पता चलता है कि ये लड़का है चौथा बेटा मोक यूचन, जो एक गेशा की औलाद है। लेडी सियोक मन में बड़बड़ाती है, गेशा के साथ खेलना समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसे नीच खून को मैनर का वारिस बनाना, नेवर। और वो तेजी से बाहर निकल जाती है। उधर जोंग और गो चान जब लॉर्ड के रूम की ओर जा रहे होते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड पार करते हुए मोक यूचन पर उनकी नजर जाती है। हालांकि वो गेशा का बेटा है, मगर लड़का मेहनती है, मार्शल आर्ट्स में स्किल्ड है और लॉर्ड का फेवरेट भी। लेकिन यही बात फर्स्ट लेडी को बर्दाश्त नहीं। जोंग को मोक यूचन का तरीका पसंद आता है, और वो कैजुअली पूछता है, अगर मैं मार्शल आर्ट सीखूं तो क्या मैं गार्ड काम को मार सकता हूँ। जियो चान चुप रहता है। जोंग सवाल दोहराता है। गोचन के मन में तूफान आ जाता है, क्या इसने पकड़ लिया कि हम इसे छोड़ने वाले हैं। ये बंदा तो सीधा गेम प्लानर है। गोचन समझाने लगता है, मार्शल आर्ट्स की असली ताकत आती है इंटरनल स्ट्रेंथ से। मतलब नेचर की एनर्जी को सांसों के जरिए बॉडी में सर्कुलेट करना, और फिर बनता है एनर्जी। एनर्जी एक दिन में नहीं बनता। गार्ड कम जैसे बंदे के पास तो आधे साइकिल की छी होती है, तू इतनी जल्दी उससे आगे नहीं निकल पाएगा। जोंग शांति से सुनता है और बोलता है, मतलब शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गोचान ने सब कुछ नहीं बताया था।
असल बात ये थी कि 7-8 की उम्र के बाद शरीर में इतनी इम्प्योर एनर्जी भर जाती है कि इंटरनल स्ट्रेंथ बन ही नहीं पाती। यानी जोंग लाइफ टाइम में गार्ड काम को हरा ही नहीं सकता। जोंग उसकी स्मग शक्ल देखकर मुस्कुराता है और चीख छूते हुए सॉफ्टली बोलता है, तेरी आंखें तो बड़ी लालची हैं, निकालने का मन कर रहा है। लेकिन वो बात वहीं छोड़कर हंसते हुए पूछता है, अब से तुम मेरे आदमी बन जाओ तो कैसा रहेगा? डर के मारे गोचान हाँ कर देता है। क्योंकि ना जोंग गार्ड कम को मार सकता है ना उसे साथ ला सकता है, तो फिलहाल कोई बेटर स्ट्रैटेजी नहीं बची। फिर जोंग पूछता है, मोक ग्योंगुन और फोर्थ यंग मास्टर के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है? गुरचंद बताता है, 2 साल पहले मोक ग्योंगुन ने यूचन की मां को वेश्या कहा था और बदले में बुरी तरह पीटा गया था। जोंग एक जोरदार ठहाका लगाता है, फोर्थ यंग मास्टर तो सॉलिड बंदा निकला, कम से कम मोक ग्योंगुन की हड्डियां तो नहीं तोड़ी। तो जैसे ही उसने ये बोला, वो बिना पीछे देखे सीधा लॉर्ड के रूम की तरफ बढ़ गया। उधर उसी टाइम मैनर मास्टर के कमरे में शैमन व्यू पूरा कमरा लाल धागों और तांबे के सिक्कों से लपेट रहा था और बेड पर लेटा हुआ लॉर्ड पूरी तरह से बेसुध पड़ा था। उसके दिल से काली काली लकीरें बाहर की ओर फैल रही थीं। ऊपर से देखने में तो जहर जैसा लग रहा था, लेकिन असल में ये ईवल एनर्जी की वजह से हो रहा था। गनीमत ये थी कि लॉर्ड ने सालों तक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी, तभी तक जिंदा था, वरना हालत तो खत्म थी। लेकिन अब क्योंकि बहुत टाइम से ईवल एनर्जी ने उसे जकड़ रखा था, तो भले ही शैमन मियो के पास कितनी भी बड़ी ताकत हो, उसके बचने का चांस सिर्फ 50-50 था। पर रुको, शैमन मियो का असली मकसद लॉर्ड को बचाना था ही नहीं, वो तो बस लेडी का दिया हुआ टास्क पूरा करने आया था। लॉर्ड जिए या मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब देखो, एक हाथ में पेन उठाया और सीधा एक भूतिया ताबीज बना डाला, फिर जोर से चिल्लाया और वो ताबीज सीधा लॉर्ड की छाती पर चिपका दी। बस फिर क्या, ताबीज से एक जबरदस्त एनर्जी फट पड़ी और मियो ने मंत्र फूंकना शुरू किया, मोहरें लगाई और लॉर्ड के शरीर से ईविल एनर्जी को उड़ाना चालू कर दिया। धीरे धीरे लॉर्ड की आंखें लाल पड़ने लगीं, एकदम खून जैसी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी एंटिटी ने उसे पूरी तरह से काबू में ले लिया हो। और इसी के चलते शैमन मियो खुद भी हवा में उड़ गया। सीन पूरा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और जोंग एक स्माइल के साथ एंट्री मारता है, मैं अपना सम्मान प्रकट करने आया हूँ। सीन का पूरा माहौल जैसे रुक गया। शैमन मियो गुस्से में चिल्लाता है, तुरंत बाहर निकलो वरना लॉर्ड की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जोंग तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा, आराम से लॉर्ड की हालत चेक करने में लगा रहता है। मियो फिर से भीख मांगता है, प्लीज गेट आउट, अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो। लेकिन उससे पहले ही लॉर्ड के शरीर से ईविल एनर्जी का झोंका उठता है और वो स्ट्रेंज पावर पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो जाती है। लॉर्ड का शरीर मुड़ने लगता है और हवा में उड़ जाता है। अब शैमन म्यू डेस्परेशन में जोंग और गोचान को चिल्लाकर बोलता है, जल्दी से पकड़ो उसे। जोंग और गोचान दोनों कंफ्यूजन में होते हैं, लेकिन फिर मजबूरी में लॉर्ड को पकड़ लेते हैं। शैमन एक और ताबीज लॉर्ड के माथे पर चिपकाता है और मंत्र पढ़ते जाता है, लेकिन ईविल एनर्जी और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। छोटा ताबीज उस एनर्जी को रोक ही नहीं पा रहा था और अब वो डरावनी ऊर्जा लॉर्ड के हाथ से होते हुए गोचान की ओर बढ़ने लगती है। अब यहाँ जोंग एकदम कोल्ड माइंड से काट देता है लॉर्ड का हाथ, पूरा रूम सुन्न पड़ जाता है। गोचान सोचता है, ये पागल है क्या, लॉर्ड का हाथ ही उड़ा दिया। शैमन म्यो जल्दी से हाथ ऊपर उठाकर उस कटी हुई बाह पर ताबीज चिपकाता है, तब जाकर थोड़ी हालत काबू में आती है। लेकिन अब म्यो के दिमाग में सिर्फ एक ही प्लान चल रहा था, भाग लो। पर वो अभी पैकअप कर ही रहा था कि जोंग की तलवार उसकी गर्दन पर टिक चुकी थी। जोंग पहले से ही उसकी चालें भांप चुका था। गोचन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जोंग ने उसे रोक दिया। जोंग ठंडे अंदाज में पूछता है, क्या यही कारण है कि लॉर्ड बिस्तर पर पड़े हैं? अब शैमन पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था और घबराहट में बड़बड़ाने लगता है, लॉर्ड किसी अजीब चीज के कब्जे में है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर टाइम बर्बाद किया तो वो मर भी सकता है। जोंग का चेहरा अभी भी इमोशनलेस है। शैमन डरते हुए पूछता है, क्या आप भी चाहते हैं कि लॉर्ड मर जाए? ये सुनकर जोंग की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे सब समझ में आ जाता है, क्या ये वही लेडी थी जिसने तुझे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था? अब शैमन के पास छुपाने को कुछ नहीं था, सब कुछ उगल देता है। घोचन तो ठंडा पसीना पोंछते हुए सोचता है, अगर सबसे बड़ा बेटा लॉर्ड की जगह लेता है तो सीन तो पूरा तबाह हो जाएगा। अपनी जान बचाने के चक्कर में गोचान जल्दी से जोंग से बोलता है, हमें लॉर्ड को बचाना होगा, अगर वो मरे तो लेडी पूरा इल्जाम तुम पर ही डाल देगी। शैमन भी बोलता है, मेरे पास एक रास्ता है जिससे लॉर्ड को बचाया जा सकता है। लेकिन जोंग अब एकदम डीप सोच में चला गया था। फिर धीरे से एक स्माइल देता है और शैमन से बोलता है, लॉर्ड को बचाने की जरूरत नहीं, बस ऑफिशियल सील और सीक्रेट मैनुअल की लोकेशन बताओ। सबके होश उड़ जाते हैं, पर जॉन कोई एक्सप्लेन नहीं करता। अब मजबूरी में शैमन एक पपेट निकालता है और बोलता है, अगर इविल स्पिरिट ऐसे ही लॉर्ड को खाता रहा तो वो सच में मर जाएगा, ये पपेट लॉर्ड की जगह ले सकता है। फिर वो पपेट को लॉर्ड के कटे हुए हाथ से जोड़ता है, एक मुहर लगाता है और मंत्र पढ़ता है। इविल स्पिरिट जो लॉर्ड के कटे हुए हाथ से निकलता है, अब एक काली हथेली बनकर पपेट को जकड़ लेता है। लॉर्ड दर्द से चिल्ला उठता है। शैमन समझ गया कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर कंटिन्यू किया तो सील टूट जाएगी और थर्ड यंग मास्टर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब वो शातिर चाल चलता है, गोचन को बहाने से वहां से भेज देता है, ये बोलकर कि आउटसाइडर्स को यहाँ नहीं रहना चाहिए।
फिर लॉर्ड से कुछ और शब्द बुलवाता है और लॉर्ड अपने मुंह से बताता है सीक्रेट मैनुअल और सील कहाँ छुपे हैं। मेडिसिनल हॉल के नीचे वाले अंडरग्राउंड चेंबर में, पत्थर के दरवाजे के पीछे। इतना बोलते ही पपेट टूट जाता है, ईवल एनर्जी उसे खा जाती है। शैमन चिल्लाकर जोंग से बोलता है, जल्दी से लाल धागा काटो, ईवल स्पिरिट लॉर्ड के शरीर पर कब्जा करने जा रहा है। लेकिन जैसे ही धागा काटा गया, ईवल स्पिरिट सीधा जमीन पर लहराते हुए जोंग की तरफ बढ़ता है। और उसी पल वो शमन एक सिनिस्टर स्माइल देता है, ऐसा जैसे सब कुछ उसी की प्लानिंग का हिस्सा था। तभी एक गोस्टली हैंड जोंग के शरीर को घेर लेती है और वो शमन एक ताबीज उठाकर सीधे जोंग के माथे पर चिपका देता है। अब सीन सीधा ट्विस्ट करता है। शमन को लगता है उसने लेडी का मिशन पूरा कर लिया और अब ब्लेम भी जोंग पे डाल सकता है। लेकिन जिस चीज का उसे अंदाजा भी नहीं था, वो ये कि उसके इसी काम ने जोंग के अंदर छिपे प्योरेस्ट इविल थॉट्स को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था। वो डिसीव्ड इविल स्पिरिट अब गुस्से में बेकाबू होकर जोंग के ऊपर टूट पड़ती है और उसकी बॉडी को पूरी तरह से काबू करने की कोशिश करती है। और तभी जोंग एक इल्यूजन में गिरता है। उसे दिखता है उसका जाना पहचाना वाटरिंग होल, एक शांत पहाड़ी इलाका जिसे वो सालों से जानता है क्योंकि वो अक्सर वहां आता है। उसे भूलना उसके लिए नामुमकिन था। वो हमेशा की तरह पानी भरने जाता है, लेकिन इस बार चलते वक्त उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कुछ भूल रहा हो। तभी उसकी नजर पड़ती है जंगल में लगी आग पर और वो दहशत में आ जाता है क्योंकि वो आग उसके घर की दिशा में थी। वो पानी की बाल्टी वहीं गिरा देता है और पागलों की तरह भागता है और खुद से बड़बड़ाता है, ग्रैंडपा प्लीज नहीं। वो दौड़ता है जितनी तेज दौड़ सकता है और जब वो घर पहुंचता है तो चिल्लाता है ग्रैंडपा, लेकिन जब उसकी नजर अपने ग्रैंडपा की हालत पे पड़ती है तो उसका दिल फट जाता है। वो वही सीन फिर से देखता है, अपने ग्रैंडपा की दर्दनाक मौत का, और उस ठंडी लाश को पकड़कर रोता है, जागो ग्रैंडपा। उसकी चीख में ऐसा दर्द होता है जो सीधा दिल को चीर दे। नहीं, ऐसा कौन कर सकता है। और अब वो टूट चुका था। उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि उसे अब समझ आया उसका ग्रैंडपा उसकी जिंदगी में कितना जरूरी था। अब जब जोंग के मन में ये गहरा इमोशनल बॉन्ड उभरता है, तभी वो इविल स्पिरिट उसके लिए एक ऐसा संसार बना देता है जहां कोई पछतावा नहीं होता। और फिर जोंग को सामने अपना ग्रैंडपा फिर से खड़ा दिखता है। वो सब कुछ भूल जाता है और दौड़कर उनसे लिपट जाता है। अरे, ये बूढ़ा आदमी गिरने वाला है, तुम अचानक ऐसे क्यों हो रहे हो। ग्रैंडपा मुस्कुरा के बोलते हैं। जोंग के मन में चल रहा होता है, मैं अपने ग्रैंडपा को फिर कभी नहीं खोऊंगा। वही तो है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, नहीं तो मैं तो कब का मर चुका होता। अब जब इविल स्पिरिट को लग रहा होता है कि जोंग इस झूठी दुनिया में हमेशा के लिए खो जाएगा, तभी जोंग की आंखों में एकदम से बदलाव आता है। वो मुड़ता है और सीधा इविल स्पिरिट की गर्दन पकड़ लेता है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मेरे ग्रैंडपा की मौत का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। इविल स्पिरिट हक्का बक्का रह जाता है, वो मेरे इल्यूशन को कैसे देख सकता है। जोंग घूरते हुए बोलता है, और ऐसा लगता है कि तूने कुछ गलत समझा है। तुझे लगा मेरी खुशी का मतलब अपने ग्रैंडपा को जिंदा देखना है। नहीं हरामखोर, मुझे उस साले को चीरना था जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। और इससे पहले कि वो स्पिरिट कुछ सोच पाता, एक बोन चिलिंग कोल्ड उसकी रूह तक घुस जाती है। जोंग के अंदर से जो प्योर इविल की एनर्जी निकलती है, वो इतनी डरावनी होती है कि खुद वो इविल स्पिरिट भी कांप उठता है। क्या सचमुच किसी जीवित व्यक्ति में ऐसी भावनाएं हो सकती हैं। और तभी जोंग के ग्रैंडपा की आवाज उसके मन में गूंजती है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा नाम जोंग क्यों रखा। तुम बाकी लोगों से अलग हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम एक नेक इंसान बनो, इसलिए प्रार्थना करता हूं कि तुम सच्चाई की राह पर चलते रहो। पर जोंग के अंदर अब केवल किल इंटेंट था, इतना गहरा कि इवल स्पिरिट को अपनी जान की फिक्र हो जाती है। वो खुद अपनी बांह तोड़ता है और वहां से भागने लगता है। वो भागता ही चला जाता है जब तक कि वो जोंग के दिल के सबसे गहरे हिस्से में नहीं पहुंचता। एक खुला मैदान, और वहां सिर्फ एक दरवाजा, एक मैदान। ये उसकी चेतना की गहराई में स्थित प्लेस है और उसे वो सील्ड डोर दिखता है। वो नहीं जानता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन सोचता है अब इस दरवाजे को खोलकर मैं जोंग की आत्मा को पूरी तरह निगल जाऊंगा। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले पूरा माहौल एक ब्लैक मिस्ट में घिरने लगता है और फिर वो काली धुंध खुद उस इविल स्पिरिट को टुकड़ों में तोड़ने लगती है। वो चीखता है, छटपटाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। एक खौफनाक चीख के साथ वो एंडलेस अबिस में खींच लिया जाता है। और उसी पल जोंग की आंखें खुलती हैं और इविल एनर्जी पूरे कमरे में फट जाती है। शमन मियो पीछे मुड़ता है और उसके चेहरे पर खौफ की सूरत बन जाती है। जोंग आराम से अपना ताबीज फाड़ता है और उसकी हथेलियों से काली धुंध निकलने लगती है। धीरे से जोंग बोलता है, डीमन मॉन्क। और वो काली धुंध एक इंसानी आकृति में बदल जाती है। शामन मियो की आंखों में दहशत भर जाती है। ये कोई मामूली आत्मा नहीं, ये तो एक हाई क्लास इविल स्पिरिट है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जोंग के इशारे पर डीमन मॉन्क उस पर टूट पड़ता है। शामन मियो जैसे तैसे उसका वार रोकता है, लेकिन अब उसका चेहरा डर से सफेद हो जाता है। जोंग वास्तव में एक बुरी आत्मा को आदेश देने में सक्षम है। अब जहां इंसानों के लिए इविल स्पिरिट एक डिजास्टर होती है, वहीं जोंग के लिए वो बस एक हथियार है। डीमन मंक का हाथ फिर से उसकी तरफ बढ़ता है और शामन में वो दूर जा गिरता है। डर के मारे वो पास की एक कीमती तलवार उठाता है, लेकिन एक हेलबॉर्न डीमन के सामने वो तलवार बस खिलौना लगती है।
कई सारी काली टेंड्रिल्स उसके शरीर को पकड़ लेती हैं और शामन मियो लगातार चिल्लाता है, प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन जॉन्ग की आंखों में अब कोई दया नहीं बची थी। वो बस ठंडी निगाहों से सब देखता है, बिल्कुल इमोशनलेस और रूथलेस। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताओ इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं, और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।